बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम आपका नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, डैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे हम थोड़ी सी डिस्कशन पिछले चैप्टर के स्टार्ट में भी कर चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एटम के बुनियादी तौर पर दो हिस्से होते हैं। एक इसका सेंट्रल हिस्सा होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसी वजह से एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एटम का लफ्ज़ जो है ये सबसे पहले ग्रीक एक फिलोसोफर था डेमोक्रेटस, उसने यूज़ किया था, और ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है, ये एक लैटिन वर्ड है एटोमॉस, उससे ये लफ्ज़ निकला है। और एटोमॉस का मतलब है इंडिविजिबल, यानी जिसे फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। क्योंकि उस वक्त साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि एटम जो है ये मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और इन्हें फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये बहुत बाद में पता चला है कि एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आपका ये जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है, हमने इसमें फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं इनकी डिस्कवरी, यानी ये कैसे डिस्कवर हुए थे, इसी पे हमने बात करनी है। तो आपका जो पहला चैप्टर टॉपिक शुरू करने में जा रहा हूँ आज, वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे। तो पहला टॉपिक है आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है ये बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट से ये सामने आई है। वो थे जे थॉमसन, फैराडे और क्रुक्स। में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है इसमें वो क्रुक्स का था, क्योंकि उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, उसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुए हैं। तो हम भी आपके सामने तस्वीर में बनाता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब की, तो आपको आइडिया होगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये बेसिकली शीशे की एक ट्यूब है, इस तरह की। ये एलिप्टिकल सी ट्यूब है, इसके अंदर 2 आप इलेक्ट्रोड लगा दें, एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। इनको बाहर आप बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है इसका नाम एनोड है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है इसका नाम कैथोड है। इस ट्यूब के अंदर आप लो प्रेशर पर कोई गैस ले लें, हल्की गैस ले लें, हाइड्रोजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें। लो प्रेशर पे लेने का मकसद ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो, ताकि हम इन पर पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करें तो सभी एटमों तक उसका असर पहुंचे। तो यहाँ पर आपने लो प्रेशर पे गैस ली है, आप प्रेशर ले लें 10⁻⁻⁴ atm। अब आप इस डिस्चार्ज ट्यूब पर हाई वोल्टेज अप्लाई करें 5000 से 10,000 वाट तक। जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब एनोड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एटम के 2 हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला यानी न्यूक्लियस, और एक नेगेटिव चार्ज रखने वाला यानी इलेक्ट्रॉन। जब आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो एटम के ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं ऐसे, और हमें ऐसे फील होता है जैसे ये रेस कैथोड की तरफ से आ रही हो। इसी वजह से इन रेस को उस वक्त कैथोड रेस का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ उस वक्त तक यूज ही नहीं हुआ था। ये लफ्ज़ बाद में एक साइंटिस्ट था स्टोनी, उसने इन कैथोड रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, क्योंकि उसने जब इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू निकाली और कैथोड की E/m वैल्यू यानी चार्ज टू मास जब रेशो निकाली गई तो वो एग्जैक्टली सेम थी। इससे ये साबित हुआ कि ये कैथोड रेस जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है जिसे हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे। उस वक्त इनको कैथोड रेस का नाम दिया जाता था। कैथोड रेस का नाम इन्हें इसलिए दिया जाता था कि ऐसे फील होता था जैसे ये रेस कैथोड की तरफ से आ रही हो, हालांकि ये कैथोड की तरफ से नहीं आ रही है, तो एटम के टूटने से पैदा हुई है। तो ये जो कैथोड रेज हैं इनको बाद में स्टोनी एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। अब इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इसका प्रूफ ये है कि अगर आप इनके रास्ते में कोई चीज़ रखें तो उसका शेडो यानी साया डेवलप हो जाता है,
और ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करें। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात का प्रूफ ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारें तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ झुक जाते हैं। तीसरी इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस आम तौर पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डेवलप होते हैं। और जब आप किसी चीज़ पर इलेक्ट्रॉन फेंकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अगर कैप्चर हो जाता है या फर्दर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं, तो उस पर एटमों के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन जो है वो अकर हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है वो ई ओवर एम वैल्यू है। अगर आप यहाँ पर कोई भी गैस ले लें तो जो कैथोड रेज पे इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, इनकी ई ओवर एम वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इससे ये साबित होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये हमेशा एक जैसे होते हैं, गैस आपने चाहे जो मर्जी ली हो, ठीक है। और इनकी जो मैस होती है वो सबसे कम होती है, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम में सबसे कम होती है। तो ये है जी आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपके सामने रखा है, ये क्रुक्स एक साइंटिस्ट था, उसने इसको डेवलप किया था। ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से हम करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए भी यही एक्सपेरिमेंट यूज हुआ। ये एक साइंटिस्ट था गोल्डस्टाइन, उसने इसी एक्सपेरिमेंट को, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है। क्योंकि जब क्रुक्स ने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने ये तो देखा कि कुछ रेज इधर जा रही हैं, लेकिन इधर कोई रेस जा रही हैं या नहीं, इस पर किसी साइंसदान ने तवज्जो नहीं दी। बाद में गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट आया, उसने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उसने कहा इधर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ रेस पैदा हो रही हैं या नहीं। उसने क्या किया, उसने कैथोड के अंदर छोटे छोटे सुराख डेवलप कर दिए, ताकि अगर कोई रेस पैदा हो रही हैं तो वो इन सुराखों के अंदर से गुजर जाए। और यहाँ पर उसने एक फ्लोरिसेंट मटेरियल लगा दिया। फ्लोरिसेंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिन पर कोई पार्टिकल गिरे तो वो चमकना शुरू हो जाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि इस तरफ भी कोई रेस पैदा हो रही है। अब जब गोल्डस्टाइन ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है तो उसने देखा कि कुछ रेस इधर भी जा रही हैं, और ये जो रेज हैं ये इन कैनाल के अंदर से गुजरकर इस फ्लोरिसेंट मटेरियल के साथ आके टकराती हैं और वहाँ पर चमक पैदा होती है, यानी फ्लोरिसेंस पैदा होती है। तो इससे ये साबित हुआ कि कुछ रेस जो है वो इस साइड पर भी आ रही हैं। इन रेस को उस वक्त कैनाल रेस का नाम दिया गया। कैनाल रेस का नाम देने की इनको रीजन ये थी कि ये इन कैनाल से, ये कैथोड के अंदर जो हमने सुराख किए हैं, इन कैनाल से गुजर कर जाकर इस फ्लोरिसेंट मटेरियल के साथ टकरा रही थी। इस वजह से इन्हें कैनाल रेस का नाम दिया गया। अब इनकी हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं। जो कैनाल रेज होती हैं इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका प्रूफ ये है कि अगर आप इन्हें गुजारें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से, ये तो ये नेगेटिव पोल की तरफ झुक जाती हैं। इनकी ई ओवर एम वैल्यू जो है वो इस गैस पे डिपेंड करती है। जो भी गैस आप इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेंगे उस पर इनकी ई ओवर एम वैल्यू डिपेंड करेगी, क्योंकि जब आप गैस बदलते हैं तो मैस चेंज हो जाती है। अगर हाइड्रोजन से आप नाइट्रोजन पर चले जाएं तो नाइट्रोजन की मैस ज़ाहिर है ज़्यादा है, तो ई ओवर एम वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। बेसिकली सबसे ज़्यादा ई ओवर एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की होती है। इससे हैवियर जिस पार्टिकल की भी आप ई ओवर एम वैल्यू निकालेंगे वो कम होगी, क्योंकि मैस ज़्यादा होने से ई ओवर एम वैल्यू कम हो जाती है। अब जब ये देखा गया कि ये जो रेज है, कैनाल रेज, ये जो पैदा हो रही हैं, अगर आप गैस बदलते हैं तो इनकी ई ओवर एम वैल्यू चेंज हो जाती है। इसका मतलब कैनाल रेस इस गैस पे डिपेंड करती हैं जो भी आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली हुई है। तीसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनकी मैस की है। अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारते हैं तो ये मैग्नेटिक पोल्स की तरफ झुक जाती हैं। इससे ये प्रूव होता है कि इनकी कोई स्पेसिफिक मैस होती है। और बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि एक प्रोटॉन जो है तकरीबन 1842 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। ये बाद में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटॉन काफी हैवियर पार्टिकल्स होते हैं। और कैनाल रेस जिन्हें हम कह रहे हैं ये बेसिकली प्रोटॉन नहीं है। मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर एटम के दो हिस्से हुए हैं। इधर आपको कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन जाते हुए नजर आ रहे हैं और इधर पूरा न्यूक्लियस जा रहा है, सिर्फ प्रोटॉन नहीं जा रहे। लेकिन उस वक्त तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए साइंसदानों को ये पता नहीं चला
कि ये जो इधर रेस जा रही हैं ये प्योर प्रोटॉन है, इनके साथ भी कुछ मौजूद है। इसी वजह से इसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो कहा गया, लेकिन ये प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं है। इससे बेसिकली पता चला था कि ये पूरा न्यूक्लियस इधर जा रहा है। ये तो बाद में एक साइंटिस्ट आया जेम्स चैडविक, उसने फाइंड किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उसकी रीज़न ये थी कि जब भी न्यूक्लियस की मैस निकाली जाती थी वो हमेशा प्रोटॉन की मैस से तकरीबन डबल निकलती थी। अगर 6 प्रोटॉन है तो जब मैस निकाली जाती थी तो तकरीबन 12 प्रोटॉनों की निकलती थी। तो इससे साइंसदानों ने ये नतीजा निकाला कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है जिसकी मैस तो प्रोटॉन जैसी है लेकिन उस पर चार्ज कोई नहीं है। और न्यूट्रॉन कहा भी इसलिए जाता है न्यूट्रॉन का लफ्ज़ न्यूट्रल से निकला है। तो हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ जाते हैं। ये तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जो डिस्कवर हुए थे यहां पे। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है जेम्स चैडविक के एक्सपेरिमेंट की वजह से। उसने बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराए। बेरिलियम का न्यूक्लियस देखें आप, P49, और इसके ऊपर जो उसने अल्फा पार्टिकल गिराए। अल्फा पार्टिकल आप जानते हैं हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं 2-4। तो उसने देखा कि ये जो बेरिलियम का न्यूक्लियस है ये कन्वर्ट हो गया कार्बन के न्यूक्लियस में, और 7 बड़ी पेनिट्रेटिंग किस्म की रेडिएशन पैदा हुई जिन्हें न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन का नाम इन्हें इसलिए दिया गया, इन पर चार्ज कोई नहीं था, ये न्यूट्रल थे। और न्यूट्रल के वर्ड से इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये आमतौर पर रेडियो एक्टिव मटेरियल से हासिल किए जाते हैं, जैसे पोलोनियम है, रेडियम है या यूरेनियम है। उनसे जब ये अल्फा पार्टिकल हासिल किए गए, इनको गिराया गया बेरिलियम के न्यूक्लियस के ऊपर और ये कन्वर्ट हो गए कार्बन के न्यूक्लियस में, और 7 बड़ी पेनिट्रेटिंग किस्म की रेडिएशन पैदा हुई जिन्हें न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। न्यूट्रॉन का नाम इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं था, ये न्यूट्रल थे, तो इसके लिए इनको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ पर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो प्रोटॉन मैस के लिहाज से तो ये प्रोटॉन जैसी हैं। अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से गुजारें तो ना तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ झुकते हैं ना ये नेगेटिव पोल की तरफ झुकते हैं। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है पेनिट्रेशन। इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है। किसी भी मटेरियल पर आप इन्हें गिराएं तो ये उस मटेरियल के सरफेस के अंदर तक घुस जाते हैं। इस वजह से इन्हें पेनिट्रेटिंग रेडिएशन कहा जाता है। और इनकी मैस जब निकाली गई है तो वो प्रोटॉन के तकरीबन करीब थी। तो इस तरह डिस्कवरी हुई है प्रोटॉन की। नेक्स्ट हम आते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ, जिसकी मदद से न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था ये गोल्ड फॉयल के गिर्द घूमता। उसने एक बहुत सा बारीक सा गोल्ड फॉयल लिया। ये एक बड़ी गोल्ड फॉयल ले लें, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 0.00004 सेंटीमीटर। और इसके इर्द गिर्द आप एक फोटोग्राफिक प्लेट ले लें जिसके ऊपर कोई भी पार्टिकल अगर गिराए तो वहां पर निशान बन जाए। इसके ऊपर उसने ये गोल्ड फॉयल के ऊपर उसने गिराए हैं अल्फा पार्टिकल्स। रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल गुजारे तो उसको 3 ऑब्जर्वेशन थे। इन 3 ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर उसने 3 कंक्लूजन निकाले हैं और उसी पर बेस करता है उसका प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम जो उसने बाद में पेश किया। तो हम तीनों ऑब्जर्वेशन देखते हैं और उससे हम तीनों कंक्लूजन भी देखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन जो था वो ये था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जाते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का, और उसने इससे नतीजा निकाला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जाते हैं। दूसरा उसका ऑब्जर्वेशन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इससे उसके जहन में आया कि एटम में कोई भारी हिस्सा मौजूद है जिससे अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद मुड़ जाते हैं। तो इसी भारी हिस्से को उसने बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया।
और कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो जिधर से आए हैं वो उधर ही वापस चले गए। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था। इससे उसने ये प्रूव किया कि ये जो न्यूक्लियस है या सेंट्रल हिस्सा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। और अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल जिधर से आया उधर ही वापस चला गया है, तो इसका मतलब दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस रिपल्शंस की वजह से वो एग्जैक्टली वापस चले गए। तो मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। रदरफोर्ड के 3 ऑब्जर्वेशन थे। पहला ऑब्जर्वेशन था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे गुजर जाते हैं। उससे उसने ये नतीजा निकाला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं। इससे उसने ये नतीजा निकाला कि एटम के अंदर कोई भारी हिस्सा मौजूद है जिससे अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस चले गए जिधर से आए। इससे उसने ये नतीजा निकाला कि एटम का वो भारी हिस्सा, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जैक्टली वापस मुड़ गए रिपल्शंस की वजह से। और इसी ये जो 3 ऑब्जर्वेशन है और 3 कंक्लूजन्स हैं, इसकी बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम पेश किया। मैं भी आपके सामने बनाता हूँ। ये प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे प्लेनेटरी सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम से मिलता जुलता है। हमारे सोलर सिस्टम में आप जानते हैं सेंटर में न्यूक्लियस होता है। हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में सूरज मौजूद है, और उसके इर्द गिर्द इन ऑर्बिट्स के अंदर प्लैनेट्स घूमते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है। और रदरफोर्ड ने कहा है कि हमारा जो एटम का मॉडल है वो भी इस प्लेनेटरी सिस्टम से मिलता जुलता है। यानी सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स मौजूद है। और न्यूक्लियस भारी हिस्सा है न्यूक्लियस, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है। और आपको पता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एटम में सबसे ज़्यादा मैस इन्हीं दोनों पार्टिकल्स की होती है। और ये जो ऑर्बिट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर आपको पता नेगेटिव चार्ज होता है, ये वजन में बहुत हल्के होते हैं। इन तीनों पार्टिकल में सबसे भारी पार्टिकल न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये तकरीबन 1842 के करीब इलेक्ट्रॉनों के बराबर होते हैं, और ये प्रोटॉन 1836 ये 1840 लिखा गया, ये 1836 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है एक प्रोटॉन, और एक न्यूट्रॉन 1842 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। तो ये प्लेनेटरी मॉडल आपके सामने है। अब ये जो मॉडल पेश किया है रदरफोर्ड ने, इस पर कुछ डिफेक्ट भी, कुछ लोगों ने एतराज़ात भी किए। मसलन पहला एतराज़ इसके ऊपर ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं कंटिन्यूसली, तो इसका मतलब वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। अगर वो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे और एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि एटम स्टेबल होता है, ये कोलैप्स नहीं होता। तो ये पहला ऑब्जेक्शन या डिफेक्ट जो था वो रदरफोर्ड मॉडल पर, वो ये था। दूसरा जो एतराज़ हुआ इसके मॉडल पर वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कंटिन्यूसली घूम रहे हैं और वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज कर रहे हैं, तो इसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन जब एटम का स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम आता है। तो ये जो 2 डिफेक्ट थे मेन रदरफोर्ड के मॉडल पर, जिसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका, ये बाद में फर्दर एक्सप्लेन हो गए। आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी आज का लेक्चर जो है ना वो आपका इधर तक ही है। कल मैं इसी चैप्टर का जो है ना वो दूसरा लेक्चर स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।